हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटोर क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल। ऑलरेडी आपको 30 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के करा दिए गए हैं और ये 30 क्वेश्चंस के आगे की श्रृंखला है, यानी 30 क्वेश्चंस आपके करा दिए गए हैं और फिर आपको ये 30 क्वेश्चन आज और कराए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो आपके आगामी जितनी भी परीक्षाएं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आप उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम देते हैं, आपका करंट अफेयर आता होगा, आप देखते होंगे करंट अफेयर आता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आ जाते हैं। यानी इसमें कम से कम आपको 10 सालों का पूरा पूरा विश्लेषण मिलेगा और आने वाले समय जो 2 साल का कम से कम इसमें करंट अफेयर आपको प्राप्त होगा। तो इसे ध्यान से देखिए, आपको 100% इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31st क्वेश्चन, 1946 ईस्वी में मेरठ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अब बात आ रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो एक क्वेश्चन तो यही से बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1885 में। किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम ने। चलिए तब ये क्वेश्चन देखते हैं मेरठ में। और ये मेरठ में जब हुआ था तो ये स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले का जो संग्राम था उसके पहले का ये सबसे लास्ट अधिवेशन था। तो किसके नेतृत्व में हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये हुआ था आचार्य जे.बी. कृपलानी। किसके नेतृत्व में? आचार्य जे.बी. कृपलानी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। 1946 में मेरठ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता आचार्य जे.बी. कृपलानी की थी। वे आज़ादी के समय अध्यक्ष थे। मेरठ अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आज़ादी के पूर्व अंतिम अधिवेशन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेदी महाजनपद राज्य की राजधानी निम्न में से कौन सी है? आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो सोच के बताइए। ये 16 जनपदों से संबंधित है। जो 16 जनपद थे उन्हीं से संबंधित है। तो बताइए किससे संबंधित है? तो सुक्तिमती से। किससे? सुक्तिमती से। आइए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पौराणिक 16 महाजनपदों में से एक है। यह सुक्तिमती नदी के पास का देश है, जिसमें बुंदेलखंड का दक्षिणी भाग और जबलपुर का उत्तरी भाग शामिल था। देखिए बौद्ध धर्म, बौद्ध ग्रंथों में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख है उनमें से यह भी है। कलिचुरी वंश ने भी यहाँ राज्य किया था, ये नहीं पूछा जाता ज़्यादा। महाभारत के समय कृष्ण का प्रतिद्वंदी शिवपाल चेदी का शासक था। देख लीजिए, आपने कृष्ण लीला देखी होगी, बचपन में टीवी पर संडे को आती थी तो आपको याद होगा। देखिए इसकी राजधानी सुक्तिमती बताई गई। चेती जातक में चेदी की राजधानी सुत्तिवनगर कहीं गई है, जो श्रीनंद लाल किले के मत में सुक्तिमती ही है। तो मेन चीज़ें जो है वो बस याद रखिएगा 16 जनपद से, इसमें जो मेन पॉइंट है, और ये आपको नदी का ये नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 33 का क्या होगा? गौतम बुद्ध नगर। कौन था? गौतम बुद्ध नगर। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.68 है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है? इतनी। जिससे पुरुष साक्षरता कितनी है? 77.28 और महिला साक्षरता 57.18% है। गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर दर वाला जिला है तथा श्रावस्ती जिले की साक्षरता सबसे कम है। तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। देखिएगा आगे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कहीं ना कहीं, तो ध्यान दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन बनेगा, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा और ये भी क्वेश्चन, यानी यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन आपसे जनगणना से पूछे जाएंगे। पॉपुलेशन इंडेक्स से हमेशा उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे कोई भी एग्जाम का आप पेपर उठा के देख लीजिएगा। तो इस तरीके से देख लीजिए। तो सबसे साक्षर जिला कौन सा हो जाएगा? गौतम नगर, गौतम बुद्ध नगर और तुम आपका श्रावस्ती। तो सबसे कम, यानी श्रावस्ती में याद रखिएगा सबसे कम और गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा। और टोटल अगर साक्षरता पूछे उत्तर प्रदेश की तो इतनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सही सुमेलित है। सूरताल पक्षी विहार बलिया में है। सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा। लाल बक बहुस
बहुत सी, पश्चिम बिहार, कन्नौज, उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही है, यानी 34 में आपको ये बताना है कि कौन सा सही है, क्या सभी सही हैं कि कोई इसमें गलत भी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी के सभी सही हैं, यानी उपरोक्त सभी। तो क्या होगा 34 का डी। आइए और भी इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश जितने पश्चिम बिहार हैं यहाँ पे पूरी दी गई है, और इन्हीं में से मोस्टली क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बिहार से आप उत्तर प्रदेश स्पेशल की बुक उठाइएगा तो यही सारी चीज़ें मिलेंगी। तो जो इतने इंपॉर्टेंट है वहाँ पे शामिल कर दी। देखिए, नवाबगंज पश्चिम बिहार 9 में, समस्तपुर पश्चिम बिहार रायबरेली, राग बसु पश्चिम बिहार फर्रुखाबाद, पटना पश्चिम बिहार। अब ये पटना है तो पटना में समझिएगा बिहार वाला, ठीक है, ये थोड़ा एटा, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है, लोग बिहार समझ जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। विजय सागर पश्चिम बिहार हमीरपुर, पार्वती आरंग पश्चिम बिहार तो जयप्रकाश नगर, समाज पश्चिम बिहार मैनपुरी, ओखला पश्चिम बिहार गाजियाबाद, ओखला फेस 3, इस तरह आप देखोगे तो इंडस्ट्रियल एरिया भी है, तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। बखीरा पश्चिम बिहार बस्ती, सांडी पश्चिम बिहार हरदोई, सूर सरोवर पश्चिम बिहार आगरा, सूरताल पश्चिम बिहार बलिया। अब ऐसा नहीं है कि ये सभी के सभी पूछे जाते हैं, मोस्टली जो इंपॉर्टेंट में अगर देखा जाए तो सूरताल, सूर सरोवर, ओखला, लाख बहोस और आपका ये नवाबगंज, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। यानी इसमें से 4-5 ही ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। उनके सामने मैं मार्क कर दे रहा हूँ ताकि आप अगर नोट्स बना रहे हो तो आप इसे याद कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा कहीं पे। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट आपका, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें से अगर आप 5 याद कर लेंगे, टोटल 12 हैं, अगर 5 भी याद कर लेंगे तो आपके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलान करने के लिए आएगा तब भी आप करके आएंगे, अगर कुछ पूछना हुआ तो इसी में से पूछेगा, ठीक है। और कन्फ्यूजन वाला एक ये है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन अगर उसको पूछना हुआ तो आपसे यहाँ पे कीजिएगा, यानी 4th नंबर वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंडन नदी पर सैंधवकालीन आलमगीरपुर, आपने नाम सुना होगा, आलमगीरपुर की खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा कब की गई थी। ये कब होगा, मौ लिखा गया, कब की गई थी, तो बताइए कब की गई थी। 35 क्या आंसर क्या होगा, 35 का क्या हो जाएगा, ए 1958। तो कैसे याद रखिएगा 1958, तो कुछ याद होगा 1858, उसी से इसको जोड़ लिएगा, ठीक है। आइए इसके बारे में कुछ और डिटेल देखते हैं। हिंडन नदी तट पर आलमगीरपुर की खोज वाई डी शर्मा के निर्देशन में हुई। किसके कौन से थे, वाई डी शर्मा। और आलमगीर में देखिए मेरठ उत्तर प्रदेश भारत। 1958 इसमें यज्ञदत्त शर्मा के निशान में क्या होता, उत्खनन का कार्य किया गया था। तो बस ये याद रखिएगा, हिंडन नदी और आलमगीरपुर, बस इतना अगर आपको याद है तो बहुत है। आगे बढ़ते हैं। 19वें कॉमनवेल्थ 2010 में राज्य के किस खिलाड़ी ने जिम्नास्टिक में रजत पदक प्राप्त किया। अभी देखिए ओलंपिक हो रहा है, तो ये ओल्ड क्वेश्चन है, बट फिर भी चांसेस अगर हम लोग देखा जाए तो चांसेस गवर्नमेंट ले सकती है कि खेल से संबंधित एक क्वेश्चन डाल देते, लेकिन अक्सर खेल से संबंधित तत्काल से क्वेश्चन आते हैं, करंट के क्वेश्चन आते हैं। बट फिर भी अगर यहाँ क्वेश्चन इन्होंने डाल दिया तो देखते हैं। तो किसको मिला था, तो किसको दिया गया था, तो आशीष जी को दिया गया था। किसको, आशीष जी को। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट समझ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरताल पश्चिम बिहार राज्य में स्थित है। सूरताल पश्चिम बिहार राज्य में स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश के किस राज्य में सूरताल पश्चिम बिहार है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो बताइए 37 का क्या हो जाएगा, 37 का क्या हो जाएगा, ए कहाँ पे, बलिया। अभी हम लोगों ने देखा था, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में लाल परबा मार व राकर नामक मृदाएं किस क्षेत्र में पाई जाती है। ये सभी मृदाएं हैं, तो किस क्षेत्र में पाई जाती है, 38 बताइए। तो 38 का क्या हो जाएगा, सी कहाँ पाई जाती है, बुंदेलखंड में। ये बुंदेलखंड वाले एरिया में क्या होता है, मिलता है, बहुत है मात्रा में। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। बुंदेलखंड में मुख्यतः 2 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। काली मिट्टी में 2 प्रकार वर्ग की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, काबर और माल। और लाल मिट्टी को राकर
और परवा 2 समूह में विभक्त किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, काली मिट्टी को भी 2 भागों में बांटा गया है और लाल मिट्टी को भी 2 भागों में बांटा गया है। तो लाल मिट्टी वाले को क्या करते हैं, राकर और परवा, ठीक है। और ये देखिए लाल मिट्टी हो गया, और यहाँ पे देखिए काली मिट्टी को कबर और मार 2 नामों से। तो ये याद रखिएगा, ज़्यादा इतना डीपली नहीं पूछता है, बस आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे रहे हैं कि अगर आप पीसीएस के एग्जाम में भी बैठे तो आपको इसमें हेल्प मिल जाए, आपको दिक्कत ना होगा एक क्वेश्चन आए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। सूरदास का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए तो बता ही सकते हैं। अगर आपने उत्तर प्रदेश स्पेशल कभी भी पढ़ा होगा तो ये आपको अच्छे से पता होगा। तो बताइए 39 का क्या होगा? 39 का क्या होगा? तो 39 का क्या हो जाएगा बताइए जल्दी फटाक से। 39 का ए क्या होगा? 39 का ए मथुरा। क्या होगा? मथुरा। आप लोगों को बहुत टाइम दिया मैंने यहाँ पे, ये तो बहुत ही आसान है। मथुरा तो कम से कम पता ही होगा, जब मथुरा पता है तो इसमें कोई तो मथुरा है ही नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी मथुरा। अगर आपको केवल मथुरा याद करना है, इसमें सूरदास के बारे में सिर्फ मथुरा याद रखिए, आपका काम बन जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सूरदास का नाम किस भक्ति की अजस्र धारा को प्रभावित करने वाले भक्त कवियों में सर्वोपरि? हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। बताइए ब्रज भाषा, कई बार आपने हिंदी में पढ़ा है। जीवन परिचय। भक्तिकालीन महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। पंडित किसके घर? रामदास जी के घर हुआ था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ सिही नामक संस्थाओं को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। ये हमको भी नहीं पता है, क्योंकि इसके ऊपर कहानियाँ तो मैंने सुनी, लेकिन भरोसा नहीं हुआ कि अंधा आदमी इतना भी कुछ कर सकता है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इन्होंने जो भी किया है और हमारे हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही बड़ा योगदान इन्होंने दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या है? देखिए जनगणना से फिर एक क्वेश्चन है 40 नंबर। तो 40 का क्या हो जाएगा? तो सोनभद्र। क्या हो जाएगा? सोनभद्र। और सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा ये इसकी बाउंड्री किससे घिरी हुई है? मध्य प्रदेश से। तो आइए देख लेते हैं। 2011 जनगणना का उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कुल जनसंख्या का मात्र 0.6%। कितना है? 0. राज्य के सोनभद्र जिले में इसका प्रतिशत सबसे अधिक है 20.7%। तो याद रखिएगा, ये याद रखना है और आपको सोनभद्र याद रखना है। तो सोनभद्र जिला याद रखिएगा, ये इसको नहीं भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखिए, आइए अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अभी हम लोगों ने सूरदास के बारे में पढ़ा, अब यहाँ कबीर जी के बारे में बताना है, ठीक है। तो बताइए कबीर जी के बारे में। कबीर दास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो कहाँ हुआ था? वाराणसी में। मथुरा में किसका हुआ था? तो सूरदास का। तो याद रहेगा। चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में, कुछ इनके बारे में भी। देखिए, कबीर लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी में जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद था, परंतु अधिकतर विद्वान इनका जन्म कहाँ मानते हैं? काशी यानी वाराणसी में ही मानते हैं, जिनकी पुष्टि स्वयं कबीर का कथन भी है, काशी में प्रगट भय रामनंद चेताए। तो ये और का अभी देखिएगा वाराणसी में अभी मोदी जी भी गए थे, तो वहाँ पर रुद्राक्ष जो कॉम्प्लेक्स बना उसका उन्होंने उद्घाटन भी किया है। तो और उनकी लोकसभा क्षेत्र भी है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश का जो अभी वाराणसी जो आपका ज़िला है वो बहुत ही मतलब फेमस है। तो उसे थोड़ा ध्यान के दे के पढ़िएगा, वहाँ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हिस्ट्री में हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखिएगा और प्रेजेंट यानी करंट का भी उसको देख कर चलिएगा। दोनों को उसको मिला के पढ़िएगा, वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गैस पधारित आंवला ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? 42 का कौन सा आंसर होगा? तो 42 का क्या हो जाएगा? बी। कहाँ पे? बरेली में। कहाँ पे? बरेली में। आइए देखते हैं इसके बारे में भी कुछ और इन्फॉर्मेशन। गैस पधारित आंवला ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के बरेली जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
1924-30 ईस्वी के बीच लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में चल रहे किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बताना है जो 1924 और 30 के बीच में जो आंदोलन चल रहे थे उस टाइम किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था लखनऊ के आसपास? तो लखनऊ के आसपास वाले जितने हैं भैया बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा मदारी पासीनी। किसने किया था? मदारी पासीनी। इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी, मदारी पासी ने किया था। आंसर देख लीजिए इसका, मदारी पासी। पुत्र किसके थे? तो मोहन पासी। ग्राम इनका था मोहन खेड़ा, बाजारा इटौजा तहसील वगैरह वगैरह, जनपद हरदोई, पासी में लगता है हम लोग के। अनुमान किया जाता है कि मदारी पासी वगैरह वगैरह इसमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर सी है। और किसने किया था? तो मोहन पासी जी ने किया था। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। सहतूती रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र राज्य में कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसाता है। तो कहाँ पे बताइए? 44 का सी। कहाँ पे? सुभागपुर। कहाँ पे? सुभागपुर। कहाँ पे स्थित है? सुभागपुर में। और कभी पूछे सहतूत तो सहतूत याद रखिएगा, सुभागपुर। आइए देख लीजिए, यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं, विकास केंद्र राज्य के सुभागपुर में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 में प्रदेश का महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? अभी कुछ समय पहले भी हम लोग पढ़े थे, तो बताइए 45 का कौन सा आंसर होगा? 45 का बी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था 57.18, अभी हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं, तो 57.18। आइए देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन कि जनगणना को उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर कितनी है? टोटल इतनी है, अभी हम लोग पढ़ा, जिसमें पुरुष साक्षरता कितनी है? 77.28, महिला साक्षरता 57.18। और हम लोगों ने 2 जिला के बारे में पढ़ा था, वो भी 2 जिला है, तथा सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला तथा श्रावस्ती और साक्षरता दर कम है, और सबसे ज़्यादा साक्षरता किसमें है? गौतम बुद्ध नगर में। देखिए यहाँ पे पूरी से सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिख के दे दी गई ताकि आपका पूरा रिवीजन हो गया। तो ये देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन फिर बनने के चांसेस होते हैं और फिर बनेगा एग्जाम के आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजीवन संप्रदाय के प्रवर्तक मखली गोसाल की जन्मभूमि थी। 46 का आपको आंसर बताना है। 46 का क्या होगा? डी, श्रावस्ती। और श्रावस्ती में क्या है? एजुकेशन सबसे कम है, साक्षरता दर सबसे कम है। तो याद रखिएगा, आजीवक जो संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे मखली गोसाल, उनका जन्म स्थान क्या है? श्रावस्ती है। मखली गोसाल चित्रकथाओं के जरिए धार्मिक नैतिक उपदेश देकर आजीविका चलाने वाले मंख के पुत्र थे। भद्रा उनकी माता का नाम था। कहते हैं उनका जन्म श्रावस्ती के श्रवण यानी सरकंडों वाले गांव के एक गौशाला में हुआ था, इसी का उन्हें गौशाल कहलाए। आइए आगे देखते हैं। कोयला पधारित कौन सा ताप विद्युत केंद्र कानपुर में स्थित है? अब सिंपल सी बात है, बता दीजिए, बहुत आसान है। 47 का क्या होगा? पनकी। पनकी आप नाम सुने भी, कई बार ये न्यूज में भी आता है, पनकी ताप विद्युत। पनकी ताप विद्युत कहाँ पे आपके? ये कानपुर में स्थित है। पनकी ताप विद्युत गृह भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य कानपुर में पनकी स्थान पर है। यह कानपुर से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर क्या है? ये कोयला आधारित, यानी कोयले से विद्युत यहाँ पे उत्पादित की जाती है। कुंभ मेले का आयोजन किस नगर में होता है? अब ये तो भैया किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बताइए आप लोग, कहाँ पर होता है? प्रयागराज। अभी इसका कुछ परिणाम इलाहाबाद था, इलाहाबाद से नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया, तो याद रखिएगा। कुंभ पर्व विश्व में किसी भी धार्मिक प्रयोजन हेतु भक्तों का सबसे बड़ा संग्राम है। सैकड़ों की संख्या में लोग इस पर्व में क्या करते हैं? उपस्थित हैं। कुंभ का संस्कृत अर्थ होता है कलश। ज्योतिष शास्त्र में कुंभ राशि का भी यही चिन्ह है। हिंदू धर्म में कुंभ का पर्व प्रत्येक वर्ष कितने पाता है? 12 वर्ष के अंतराल पर चारों में से किसी एक पवित्र नदी के तट पर मनाया जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष पे एक एक नदी पे मनाया जाता है। अब देख लीजिए, यहाँ पे पूरी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी, कहाँ कहाँ पे मनाया जाता है। देखिए, हरिद्वार में कहाँ पे? गंगा के किनारे। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे। नासिक में गोदावरी। और प्रयागराज तो पता ही है, गंगा यमुना और सरस्वती जहाँ मिलती हैं उसके किनारे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, और आपके अगर हिंदू धर्म से भी जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। अभी कुंभ अभी पर्व लगेगा, अभी लगा था कुछ टाइम पहले, फिर ये भविष्य में रहेगा भी। तो इस तरीके से चीज़ें कभी कभार आपको मिलान करने के लिए पूछ देगा,
4 ऑप्शन दे देगा, नदियों के नाम दे देगा और आपको मिलान करना होगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो एक तो आप लोग को याद ही होगा, प्रयागराज तो फेमस ही है, ठीक है। गंगा यमुना सरस्वती कहाँ है, यहाँ पे मिलती हैं। सरस्वती का भी उल्लेख तो अभी नहीं मिलता है, बट पहले बताया जाता है कि यहाँ सरस्वती भी आके मिलती थी। अभी इनको ढूंढा गया है, तो ये हरियाणा के कुछ एरिया में इनको देखा भी गया कि नीचे ज़मीन के नीचे से शक्ति पाई गई हैं, कुछ पानियाँ इनकी मिली हैं, बट ये तो अभी भी हैं गंगा और यमुना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा इस तरीके से। नासिक आपको पता है गोदावरी में, उज्जैन आपको शिप्रा, और हरिद्वार में गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक संस्थान कहाँ पे है? 49 नंबर का क्या आंसर होगा? तो 49 को हो जाएगा आपका लखनऊ में, ही है पास ही में आपके। जो लखनऊ वासी होंगे वो देखे भी होंगे। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। संजय गांधी संस्थान आयुर्वेदिक विद्या भारत का एक उत्कृष्ट आयुर्वेदिक संस्थान या लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में। कब हुई थी? 1983 में। आगे बढ़ा जाए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है। एक ही उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क है आपका। को किस वर्ष बाघ परियोजना में शामिल किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बाघ परियोजना आपको पता ही है, टाइगर प्रोजेक्ट जिसे बोलते हैं। कब 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 शुरू की थी? 1973 में। तो उसी से संबंधित है ये। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बताइए कहाँ पे, मतलब किस सन में। अब ये कहाँ पे तो ये तो पता चल गया, लेकिन अब आपको ये बताना है कि किस सन में ये पार्ट बना, परियोजना में शामिल किया गया, कब, किसके, इस परियोजना जो चलाई गई थी टाइगर प्रोजेक्ट, उसमें कब शामिल किया गया, ये आपको बताना है। तो 50 का क्या होगा? बी। कब? 1987 से 88 के बीच में से क्या किया गया था? इसे शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, टाइगर प्रोजेक्ट से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें। तो देख लीजिए, दुधवा के जंगलों को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया सन 1987-88 में। किशनपुर वन्यजीव विहार को दुधवा राष्ट्रीय पार्क में शामिल कर लिया गया तथा इसे बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। बाद में 66 वर्ग किलोमीटर को बफर जोन भी बनाया गया। देखिए होता क्या है कि जो ये जोन बनाते हैं, ये 3 जोन होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो एरिया, ये कोर एरिया हो जाता है, ये बफर जोन यानी बीच वाला एरिया है। इसके और इसके बीच का एरिया हो जाता है, इसी को बोलते हैं बफर जोन। आपने कई बार सुना होगा बफर स्टेट। तो बफर स्टेट मतलब 2 देशों के बीच में कोई एक स्टेट आ जाए। जैसे आप देखेंगे तो अगर भारत का मैप आपको अच्छे से याद होगा तो आप देखेंगे, देखिएगा यहाँ पे इस तरीके से एक देश है और ये भारत की सीमा इस तरह बना रही है, और इधर पे भी चाइना है, इधर चाइना है, इधर नेपाल है और इधर भारत है, इंडिया, ठीक है। तो इसके बीच में ये बफर स्टेट हो गया। तो इस तरीके से इन 2 चीज़ों के बीच में जो चीज़ पड़ जाता है उसे हम लोग बफर के नाम से जानते हैं। तो इतना याद रखिएगा। तो इस तरीके से इसको बांटा गया है। तो इसमें बफर जोन भी क्या किया बनाया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर जिले के कजराइट क्षेत्र में निकलने वाले डोलोमाइट खनिज का उपयोग किस में किया जाता है? 51 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो किस में किया जाता है ये आपको ये बताना है। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बालू में मिश्रित सीमेंट बनाने में। किसमें? बालू में मिश्रित सीमेंट बनाने के लिए क्या किया जाता है? डोलोमाइट का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन देखते हैं। जब चूना पत्थर जो होता है उसमें 10% से अधिक मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? 10% से अधिक क्या हो जाए? मैग्नीशियम हो जाए। मैग्नीशियम का वो इस तरह से प्रदर्शित करते हैं तो वह डोलोमाइट कहलाता है। यानी 10% से जहाँ चूना पत्थर में मैग्नीशियम मिल गया वो क्या हो जाएगा? डोलोमाइट हो जाएगा। और जब यह अनुपात 45% से अधिक हो जाता है तो यह शुद्ध रूप से डोलोमाइट कहलाता है। और जब 45% से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र देख लीजिए, बड़ा अच्छा खासा छोटा है, केमिस्ट्री वाले याद कर लेना। इसका 90% उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है। अब पूछेगा डोलोमाइट का उपयोग किस सेक्टर में किया जाता है? तो किस में किया जाता है? लोहा और इस्पात बनाने में किया जाता है। 4% उर्वरक में, 2% सीसा तथा मिश्र धातुओं तथा शेष उद्योग में किया जाता है। यह भारत के विस्तृत क्षेत्र में क्या है? उपलब्ध है। भारत में क्या है? बहुत ही मात्रा में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिला के कजराइट क्षेत्र में निकलने वाले डोलोमाइट खनिज का उपयोग बालू में मिश्रित सीमेंट बनाने में किया जाता है। सीमेंट तो पता ना घर बनाने में किया जाता है, जिप्सम, ठीक है। सीमेंट याद रखिएगा, जिप्सम, सीमेंट, ये सब चीज़, डोलोमाइट, ये सब क्वेश्चंस में आते रहते हैं। तो इस तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर दे दिया गया है। तो आप इसे एक बार अच्छे से ध्यान सुनिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कब क्या बनता है? 10% होगा तो क्या कहेगा? डोलोमाइट। शुद्ध कब होता है? तो 45%। और इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किस में किया जाता है? तो लोहा और इस्पात के सेक्टर में। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बस याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको बताना है इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो किसने किया था आपको बताना है। तो किसने किया था? सरोजनी नायडू ने। किसने किया था? सरोजनी नायडू ने। अगर ये ईयर पूछ ले, यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले कि सरोजनी नायडू ने किस ईयर में किया था, तो किस ईयर में किया था? तो आपका हो जाएगा 1924। चौथे नंबर का अधिवेशन ये किया था, तो चौथे नंबर का था 39वां। ये देखिए ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पूछे किस भारतीय महिला ने किया था, तो पहला अधिवेशन अगर किसी राष्ट्रीय कांग्रेस का था तो किसने किया था? सरोजनी नायडू ने। ये भारतीय बारे में। लेकिन अगर पूछे ये किस महिला ने किया था, क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछते कि किस महिला ने किया था, तो सबसे पहले किस महिला ने किया था? तो किसने किया था? एनी बेसेंट ने। किसने किया था? एनी बेसेंट ने। किसने? एनी बेसेंट। अब पूछिए चौथा नंबर का था इन्होंने जब किया था तो कौन सा सन था जब एनी बेसेंट ने किया था? तो 1917। चौथे नंबर का था, पहला दूसरा चौथा पांचवा चौथे नंबर का था, तो था ये 32वां। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, देखिएगा क्वेश्चन इसी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग। तो ये राष्ट्रीय कांग्रेस से कई बार क्वेश्चन आता है, लोग कंफ्यूज हमेशा होते हैं। और पूछे प्रथम भारतीय अगर लगा दिया तो आपको सरोजिनी नायडू एग्जाम लगा करना। अगर पूछे प्रथम महिला तभी आपको लगाना है, तब लगाना है एनी बेसेंट। पूछे प्रथम भारतीय महिला तब लगाना सरोजिनी नायडू। इनके बारे में पूछेगा तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, जब इनके बारे में पूछेगा तो आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है। अब इसमें कभी एग्जाम में गड़बड़ मत कीजिएगा, ये कई बार लोग गड़बड़ करके आते हैं। तो यहाँ पे और पहली जो अधिवेशन हुई थी ये भी आपको पता होगा कब हुई थी पहली अधिवेशन? 1985 में, 1985 में। कहाँ पे की गई थी? तो मुंबई। किसने किया था? तो WC बनर्जी ने। WC बनर्जी ने। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल गई। बहुत सारी चीज़ें इतिहास में, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 से 29 दिसंबर 1988 के इलाहाबाद में अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज ने की, जबकि 2010 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम वेडबर्न ने की थी। तो ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सर्वाधिक नगरों वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक नगरों वाला राज्य कौन सा है? तो बताइए 53 का क्या आंसर होगा? 53 का, अब ये तो आसान है, बहुत ही आसान है। आप जिस स्टेट का पढ़ रहे हैं उसी स्टेट का क्वेश्चन है, तो इसमें तो कोई सोचना नहीं है एग्जाम हॉल में, आप आराम से लगा के चले जाइए। उत्तर प्रदेश, इस तरीके से क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप एग्जाम से आराम से उत्तर प्रदेश लगा सकते हैं। बट थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, कभी कभार इसमें ऐसा क्वेश्चन दे देता है ताकि उसमें आदमी फंस भी जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए एक बार। भारत का सर्वाधिक नगर वाला राज्य उत्तर प्रदेश नगर है, जबकि सबसे कम नगर वाला कौन है? मेघालय। अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा तो उत्तर प्रदेश जिंदाबाद, और सबसे कम पूछेगा तो मेघालय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में किस स्थान पर रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है? कई बार पढ़ चुके हैं आप लोग। 54 बताइए। और ये न्यूज़ में था अभी हाल ही में मोदी जी की वजह से। तो कौन था? रायबरेली। आइए देख लेते हैं यहाँ पे। राज्य में रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री का स्थापना 7 नवंबर 2012 को की गई थी। इसका उद्घाटन सोनिया गांधी ने किया था, इनका क्षेत्र है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में खेलकूद परिषद का गठन किस शहर में किया गया? तो भैया खेल खिलाड़ी वाले जितने हैं बता दो फटाफट। 55 का क्या हो जाएगा? 55 का सी, लखनऊ। सिंपल सी बात है, ये सारी चीज़ें राजधानी है लखनऊ उत्तर प्रदेश की। देख लीजिए, प्रदेश में खेल विभाग द्वारा खेल कार्यक्रमों के विकास एवं खिलाड़ियों के खेल में निखार लाने के समुचित अवसर प्रदान करने के दृष्टिकोण से क्या किया था? इसे बनाया गया था। प्रदेश में 1974 में 1974 में खेल विभाग की स्थापना लखनऊ में की गई। बस ये फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर देखा जाए तो। खेल विभाग द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति है तो जनपदों में आवश्यक सुविधाएं जैसे स्टेडियम हो गया, बौद्धिक क्रीड़ा हो गया, तरण, बैडमिंटन इत्यादि जो भी चीज़ें प्रोवाइड कराना होता है ये सारा का सारा ये प्रोवाइड कराता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कांच उद्योग के लिए राज्य का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी ये रिपीट कर देगा आपसे दोबारा। उत्तर प्रदेश स्पेशल में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो बताइए 56 का क्या होगा? सी,
कांच की चूड़ी तो पता ही होगा आपको, कांच उद्योग यानी कांच की चूड़ियाँ यहाँ पर सबसे ज़्यादा बनाई जाती है। तो कभी आप पूछ लेता है कि कांच की चूड़ियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ बनाई जाती है, तो फिरोजाबाद में। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का एक शहर है एवं जिला मुख्यालय है। यह शहर चूड़ियों के निर्माण के लिए क्या प्रसिद्ध है? मिल गया आपको आंसर। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर मुख्यतः चूड़ियों का कारोबार होता है। यहाँ पर आप रंग बिरंगे चूड़ियों तथा अपने चारों ओर देख सकते हैं वगैरह वगैरह गैस का कारोबार होता है। यहाँ पर कांच के अन्य सामान जैसे कांच के झूमर भी मिलते हैं। लोग घर में झूमर लगाते हैं ना, वो वाली बात हो रही है यहाँ पे। और चूड़ियों की तरह फेमस है। तो फिरोजाबाद याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में खरीफ की बुआई का समय होता है, मतलब खरीफ फसल कब बुई जाती है? रबी और खरीफ और जायद 3 प्रकार की फसलें होती हैं। ये तो पता हो ना कि नहीं पता है? आपने ज्योग्राफी में अगर एग्रीकल्चर पढ़ा होता है आपको पता होगा 3 होती हैं। कृषि जो हमारी मेन है बुआई, वो 3 ही प्रकार की फसलें होती है। तो खरीफ की, एक रबी की, एक जायद। तो बताना है आपको, इसमें खरीफ वाली बतानी है। तो 57 का क्या हो जाएगा? 57 का कौन सा आंसर हो जाएगा? सी, जून जुलाई। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलों की खेती की जाती है, रबी की, खरीफ की और जायद की। तो याद रखिएगा, रबी, खरीफ और जायद। खरीफ की फसल जो है अप्रैल मई जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर दिसंबर में काट ली जाएगी। यानी जब ठंडी का मौसम जैसे शुरू होगा क्या किया जाएगा? काट लिया जाएगा। धान, मक्का, गन्ना, दलहन, कपास, ज्वार, बाजरा आदि फसलें खरीफ की हैं। देखिएगा जैसे, अब इसको याद कैसे, कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। खरीफ खरीफ लगते हैं लोग रट्टा लगाने। रट्टा नहीं लगाना। आप मौसम को तो एंजॉय करते ही होंगे, घर में होते हैं। तो बरसात कब आता है? जब बरसात का टाइम वाला समय जो होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? खरीफ का बोलते हैं। और जब गर्मी वाला रहेगा उसको हम लोग रबी का बोल देंगे। और जो जो रबी और खरीफ के बीच के जो कुछ समय बचता है उसको हम लोग जायद बोल देते हैं। बस ऐसे याद रखिए, एक याद रखिए, दूसरा तीसरा आप आराम से निकाल लेंगे, जिसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप याद रखिएगा कि जब भी बारिश का मौसम है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? चावल को क्या चाहिए होता है? ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो ज़्यादा पानी अगर खेतों में चाहिए होगा तो भैया बरसात अगर अच्छी होगी तो चावल का पैदावार भी अच्छा होगा। तो इस तरीके से आप कोरिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दी गई हैं। आपने अगर ज्योग्राफी अगर एग्रीकल्चर वाला पार्ट पढ़ा होगा तो आपको ये अच्छी चीज़ पता भी होगा। नहीं तो आप अभी देखिएगा, अभी एग्रीकल्चर का भी पार्ट बनाया जाएगा तो आपको उसमें सारी चीज़ें बताई जाएंगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम लोग। बेतीताल पश्चिम बिहार, भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश में किस जिले में है? तो 58 जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर क्या होगा? तो ये है आपका प्रतापगढ़ में। कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बेतीताल पश्चिम बिहार, भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार प्रतापगढ़ जिले में स्थित। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी और ये 5 किलोमीटर फैला है मात्र। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश से विद्युत निगम जो निकाय है या निगम जो बोलते हैं, आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो बताना है विद्युत, भैया सबके घर में आता है विद्युत, तो थोड़ा बहुत जानकारी ले लीजिए। तो कब आता है थोड़ा सा बस सोच के बताइए। 59 का क्या हो जाएगा? 59 का ये 1998। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है इस तरह से, निगम आयोग के बारे में पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा 1998 में। आइए एक्सप्लेनेशन देखिए। उत्तर प्रदेश में विद्युत निकाय निगम का गठन 1998 ईस्वी में हुआ था। कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय खेल का आयोजन कब हुआ? राज्य स्तरीय खेल का आयोजन पूछा जा रहा है। अभी हम लोगों ने पूछा था खेल विभाग के बारे में, तो कब बना था? खेल विभाग कब बनाया गया था? तो खेल विभाग कब बना था? 1900 कब? अरे 74 में, 1974 में। तो बताइए पहली बार उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय खेल आयोजन कब हुआ? तो 60 क्वेश्चन नंबर का क्या हो जाएगा? ए, 2005-06 में। कब था? 2005-06 में। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो उत्तर प्रदेश देख लीजिए, उत्तर प्रदेश पहली बार उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय खेल का आयोजन कब था? 5-6 में हुआ था। तो ये टोटल आपके जो पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में आपके 30 क्वेश्चन कराए गए थे और ये सेकेंड पार्ट है और इसमें भी आपके 30 क्वेश्चन हो गए। तो टोटल आपकी क्वेश्चन संख्या 60 हो गई है। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए। अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा तो उसमें भी देखिए, उसमें भी इसी तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप इसे देख लेंगे तो आपके करेंट
एंड उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री, उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन, यानी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपकी अगर एक भी क्वेश्चन आता है तो वो इस क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है कि इससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी बेनिफिट हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसकी श्रृंखला जल्दी लेकर आएंगे 30 क्वेश्चन की, या कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अगर क्वेश्चन आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि टाइम ड्यूरेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के देख नहीं पाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाता है। तो इसलिए छोटे छोटे पार्ट में लाया जाएगा, बस सारे क्वेश्चन आपको कम से 200-250 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाए। तो विथ एक्सप्लेनेशन के साथ इसको पढ़िए, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे बात करेंगे।